हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के ये पार्ट 2 वीडियो है। इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इस चैप्टर की ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रकाश का प्रवर्तन के नियम, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, प्रतिबिंब की स्थिति, दर्पण सूत्र और आवर्धन, ठीक है, इसका वर्णन बहुत ही अच्छे तरह से हम लोग पार्ट 1 में किए थे, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो अभी नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। पहले आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद आगे पार्ट 2 देख लीजिएगा, ठीक है। तो पार्ट 2 में यानी कि आज की वीडियो में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तनांक पढ़ेंगे, उत्तल लेंस पढ़ेंगे, अवतल लेंस, चिन्ह परिपाटी, लेंस सूत्र, आवर्धन और लेंस की क्षमता, ठीक है। इतना चीज आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। चलिए देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमें याद है प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने के लिए क्या आता है, तो प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे इंग्लिश में से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो आपके से कोई पूछ सकता है या आपके एग्जाम में आ सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए ये VVI क्वेश्चन, VVI यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूछ देगा कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, आप प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन से हम यही समझते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो समझाएंगे ना यही चीज समझते हैं, ठीक है। इसके बाद पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो देखिए इसके नेक्स्ट वाला स्लाइड में हम लोग को पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं या प्रकाश के कितने अपवर्तन होते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन। तो बोले कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाती है। किरणों का पथ से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। यानी कि प्रकाश किरण जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अपने पथ से क्या हो जाती है, तो विचलित हो जाती है, यानी कि मुड़ जाती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। आप लोग समझ चुके हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे दो माध्यम दिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वायु लिखा है, यहाँ पे कांच लिखा है, ठीक है। तो ये प्रकाश के दो माध्यम हो गया। वायु में प्रकाश की चाल क्या होता है, अधिक होगा कांच की अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे दो माध्यम हो गया। तो ये वायु को क्या बोलेंगे हम लोग, विरल माध्यम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विरल माध्यम। ऐसे बोलेंगे हम लोग सघन माध्यम, ठीक है। तो देखिए जब प्रकाश किरण जब यहाँ से चलना चालू किया है, ठीक है, तो इसको जाना चाहिए था यहाँ तक। ये P बिंदु दिख रहा है ना, ये डॉट लाइन, ये सीधे आएगी तो प्रकाश किरण ऐसे आना चाहिए था इसको, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ आने के बाद ये O बिंदु दिख रहा है ना, यहाँ पे O बिंदु दिख रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या, इसका माध्यम जो है चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको सघन माध्यम मिल गया। तो सघन माध्यम मिला तो क्या हुआ, ये एक अभिलंब देखिए अपना से डाला जाता है, ठीक है। इसको 90 डिग्री बनाने के लिए डाला जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये अपने पथ से विचलित होकर अभिलंब की तरफ इधर मुड़ गए। देखिए इधर मुड़ गए ना, अभिलंब इधर आना चाहिए था लेकिन ये क्या हो, इधर आ गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से एक उठा देता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाता है। इससे पूछ देगा कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, तो ये होता है कि वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश किरण जो होती है वो क्या होती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। वहाँ पर 4 ऑप्शन दिया होगा, आप लोगों को क्या मानना है कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। ठीक है, इसका अपोजिट पूछ देता है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, ये यहाँ वायु आ गया ना, ये हो गया विरल माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम, ठीक है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या होता है, तो देखिए ये होता है, उस समय क्या होता है, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती थी तो होता रहता है अभिलंब की ओर मुड़ जाती थी, ठीक है। लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी तो क्या होगा, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हटी है, चित्र में साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है। बाबू प्रकाश किरण को ऐसे आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इधर से आ गए, ये अभिलंब से क्या हो गई, दूर हो गई। यहाँ पे देखिए वो अभिलंब दिख रहा है आप लोग को ना, ठीक है। तो आप लोग इसे उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ गए हैं आप लोग, ठीक है। क्या यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है
कि प्रकाश किरण जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है। ठीक है, तो एक का आंसर होगा कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, दूसरे का आंसर क्या होगा कि अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। फिर इसके आगे देख लेते हैं। देखिए इसके आगे है प्रकाश का अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, इस चीज को पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे प्रकाश के हम लोग परिवर्तन के 2 नियम पढ़े, ठीक है, इसमें भी हम लोग को प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए बोले कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाली गई अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाली गई अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कहाँ है वो चीज़। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना चित्र में, देखिए तो ये रहा हमारा आपतित किरण, ये रही अपवर्तित किरण और ये रहा अभिलंब, तीनों एक ही तल पे है ना। चलिए तो ये चीज़ हो गया। फिर देखिए क्या बोल रहा है, सेकंड स्लाइड बोल रहा है, इस सेकंड नियम बोल रहा है कि आपतन कोण की जया, जया बोले तो साइन, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा हम लोग पढ़े हैं ना, उसकी बोलते हैं जया। साइन थीटा का हिंदी क्या आता है, साइन का हिंदी क्या होता है, तो जया हो जाता है। ठीक है, तो आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर होता है। ठीक है, का अनुपात कैसा होता है, तो स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन के नियम भी कहते हैं। स्नेल के अपवर्तन के नियम भी इसी को कहते हैं, सेकंड वाले नियम को कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया स्थिर होती है। स्नेल के नियम में इतना ही है कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया स्थिर होती है। तो देखिए यहाँ पे स्थिर यानी कि स्थिरांक बराबर कितना होता है, तो साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद बोल रहे हैं कि इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग को 2 माध्यम देगा, एक सघन दे देगा, एक विरल दे देगा। ये हमारा सघन माध्यम हो गया। ठीक है, और ये हमारा विरल माध्यम है। ठीक है, तो इसमें पूछ देगा कि इसमें प्रकाश की चाल इतना है, इतना कौन से आ रही है, फिर इसमें इतना कौन से जा रही है। ठीक है, तो इसमें पूछ देगा कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाले, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके आगे हम लोग पढ़ना है। ठीक है, वो चीज़ तो ये चीज़ भी याद कर लीजिएगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तनांक और प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ओके, तो फिर देखते हैं इसके आगे क्या है। तो फ्रेंड्स इसके आगे हम लोग को पढ़ना है। देखिए ये बोल रहे हैं कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, देखिए माध्यम 1 दिया है, माध्यम 1 में देखिए यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे दिख रहा है वायु लिखा है, अब माध्यम 2 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कांच। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये विरल माध्यम हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सघन माध्यम। ठीक है, तो देखिए बोला कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकालना है। तो इसको सूचित कितना से करते हैं, तो n/1, 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष हम लोग निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे उसके बाद 1 लिखेंगे। ठीक है, जिसे बोले कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1, ठीक है, v1 बटा v2। ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे, तो इसे भी हम लोग याद करना पड़ेगा जब भी हम लोग को अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही पूछ देगा कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाले, तो ये चीज़ इतना हो जाएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेगा निकालने के लिए। ठीक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है इसको पहले देखते हैं। बोले कि यदि माध्यम एक निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यह केवल 2 से निरूपित किया जाता है यदि वायु में प्रकाश की चाल c है तथा माध्यम प्रकाश की चाल भी है, तब माध्यम का अपवर्तनांक mn होगा। mn कितना हो जाएगा, तो वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, बटा कितना हो जाएगा, तो माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे ये हमारे क्या हो गया, वायु में हो गया यानी निर्वात में हो गया। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इसमें दे देगा, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, इसमें प्रकाश की चाल 3 लाख से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है, वायु में होता है, तो इसमें थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को अपवर्तनांक अगर निकालना होगा तो यहाँ
प्रकाश के चाल लिखेंगे और उसके बाद ये माध्यम 2 में जितना चाल दिया होगा उतना लेके इसको काट छाट कर देंगे, हमारा अपवर्तनक निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, तो फिर इसके आगे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। देखिए इसके आगे हम लोग आता है, ये चीज़ पढ़ लें, ये आता है। ठीक है, गोलीय लेंस। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ना है, गोलीय लेंस। तो गोलीय लेंस कितने, दो तरह के होते हैं, उत्तल होता है और अवतल होता है। सबसे पहले देखते हैं गोलीय लेंस का परिभाषा क्या बोल रहा है। ये बोला कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा होना चाहिए और भी कैसा होना चाहिए, तो पारदर्शी होना चाहिए, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए या दोनों ही पृष्ठ गोलीय हो। ठीक है, को लेंस कहते हैं। ठीक है, को लेंस कहते हैं। लेंस होता है दो तरह के, एक होता है उत्तल लेंस जिसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, एक अवतल लेंस होता है जिसे अपसारी लेंस कहते हैं। देखो बाबा, तो यहाँ पे इस चीज हम लोग को याद करना पड़ेगी, अभिसारी लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है, क्योंकि पूछ देता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, वहाँ पर ऑप्शन दे देगा उत्तल लेंस, अवतल लेंस, एक और कौन लेंस दे देगा और उसके बाद इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग को अभिसारी लेंस पता रहेगा तब में किसको हम लोग बोलेंगे, तो अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, तो उत्तल लेंस को बोलते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा देता है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं और वहाँ से ऑप्शन 4 को दे देगा, चाहे अपसारी लेंस किसे कहते हैं, निम्न में से अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो 4 को ऑप्शन दे देगा। तो वहाँ पे याद रहेगा तब तो मार पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग को याद करना पड़ेगा कि अभिसारी लेंस क्या होता है। तो देखिए शॉर्टकट में आप लोग को हम बता रहे हैं कि जो किरणों को अभिसारित करता है उसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। देखिए यहाँ से किरण आ रही है ना, सब देखिए यहाँ पे किरण आ रही है उत्तल लेंस में, तो किरण एक बिंदु पर लाके यहाँ पे सब हो जा रहा है नहीं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अभिसारी, अभिसारित हो जाना। ठीक है, लो ये क्या हो गया भैया, हाँ चलो ठीक है, ये क्या हुआ कि सभी किरणों को क्या एक जगह लाके अभिसारित कर दे रहा है। ठीक है, ये जो लेंस हो रहा है, ये लेंस जो है, ये जो भी लेंस है इसका नाम तो हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस है या अभिसारी लेंस है। तो ये सारी किरणों क्या करते हैं, एक जगह लाके अभिसारित कर देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है, ये जो लेंस है देखिए यहाँ से किरण आ रही है, तो किरण आने के बाद क्या होता है, कोई देखो इधर भाग गया है, कोई इधर चला गया है, कोई इधर चला गया। ठीक है, एक जगह जाकर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो अपसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए किरणों को ये एक जगह नहीं गोटा करता है इसलिए ये अपसारी लेंस कहलाता है, ये किरणों को लाकर एक जगह गोटा कर देता है। ठीक है, तो देखिए इसमें फोकस दूरी दो जगह होता है बाबू, देख लेना, यहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे F1 दिया है, यहाँ पे F2 दिया है, तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी दो होता है, सेम वैसे ही इसमें भी हो जाता है। ठीक है, चलिए तो उत्तल लेंस का परिभाषा हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। तो वह लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस कहलाता है। क्या बोलेंगे, वह लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं या द्विउत्तल लेंस कहते हैं। देखिए किनारे, देखिए यहाँ पे ये वाला किनारा हो गया, दूसरा किनारा ये हो गया। देखिए किनारे में ये पतला है, बीच में वाला हिस्सा क्या है, इसका मोटा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वह लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। ओके, और अवतल लेंस का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो वह लेंस जो बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए, उत्तल लेंस हो गया, ये हमारा अवतल लेंस हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके आगे चलते हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो रहेगा। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं आप लोग कर दिए होंगे। चलिए तो फिर आगे देख लेते हैं। देखिए बोले कि उत्तल लेंस प्रतिबिंब की स्थिति है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है उसको हम लोग पढ़ना है। ठीक है, देखिए इससे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा और दिमाग पे रखिएगा कैसे होता है क्या होता है। देखिए जब वस्तु की दूरी क्या हो, वस्तु की स्थिति या दूरी अनंत पर जब वस्तु हो तो फोकस दूरी पर यानी F2 पर बनेगा। देखो फोकस दूरी बताए थे ना, उत्तल लेंस में कहोगे फोकस दूरी होता है दुग होता है। ठीक है, तो F2 वाले पे बनेगा। देखो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं एक बार, अरे कहाँ गया, ये ना है,
देखिए यहाँ पे F1 है और यहाँ पे F2 है, इसी पे बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। जब अनंत पे वस्तु रहेगी तो ये यहाँ पे बिंदु दिख रहा है ना, यहाँ पे उसको बाहर नहीं रहे हैं, F2 दिख रहा है जहाँ पे कटा है वहीं पे बनेगा, ठीक है। चलिए वस्तु से क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु आकार का होगा, ठीक है। दूर जब वस्तु रहेगी, यहाँ पे अनंत दूरी दिया है, यानी कि वस्तु की दूरी काफी है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, तो छोटे ही बनेगा प्रतिबिंब। और वैसे भी उत्तल लेंस में क्या होता है, छोटा ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। जब अनंत पर रहेगा तो वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। जब बोल रहे हैं सेकेंड राउंड में कि जब F1 से परे, जब F1 से परे हो, ठीक है, यानी कि F1 के पार हो, ठीक है, तो कैसा बनेगा, तो F2 और 2F के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। फिर 2F1 पर जब रहेगा तो 2F2 पर बनेगा, 2F1 पर रहेगा तो 2F2 पर बनेगा, ठीक है। समान साइज का बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठा देता है, ठीक है, कि वस्तु की स्थिति कब, उत्तल लेंस के सामने वस्तु की स्थिति कहाँ रखने पर समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा, तो कहाँ पर रखेंगे बाबू, तो हम लोग रखेंगे 2F1 पर, 2F1 यानी कि F1 और यहाँ पर C पर रखेंगे, ठीक है। आगे बोला कि F1 और 2F, इसे आप लोग देख लीजिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। यहाँ से तो याद नहीं करवा सकते हैं, इसको आप लोगों को खुद से याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो फिर इसका आगे देख लेते हैं। अवतल लेंस प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है उसको तो हम लोग देखते हैं। देखिए ये अनंत पर जब वस्तु रहेगी तो फोकस F1 पर बनेगा, ठीक है, फोकस F1 पर बनेगा, ठीक है। अत्यधिक छोटा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, ठीक है। कब, जब वस्तु की दूरी कितना हो, अनंत हो, ठीक है। आभासी और सीधा बनेगा, आभासी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल लेंस में आभासी और सीधा का प्रतिबिंब बनेगा तो अनंत पर रहेगा, तो ठीक है। और जब अनंत तथा लेंस के प्रकाशित केंद्र O के बीच रहता है तब कहाँ बनेगा, तो फोकस F1 और प्रकाशित केंद्र O के बीच बनता है प्रतिबिंब, छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके आगे देख लेते हैं। आगे आता हम लोग को लेंस सूत्र पढ़ने के लिए, ठीक है। ये वाला सूत्र देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस सूत्र, ठीक है। ये हो जाता है 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F, ठीक है। V को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, U को बोलते हैं वस्तु दूरी, U हमारा होता है वस्तु दूरी। अब V हो जाता है प्रतिबिंब दूरी, F हो जाता है क्या चीज, तो फोकस दूरी, ठीक है। चलिए तो उत्तल लेंस में क्या होता है, देखिए वस्तु को हम लोग यहाँ रखते हैं, आप लोगों को बताए थे अगली क्लास में हम लोग कि ची परिपाटी हम लोग निकालना कि हाँ ये लेंस के केंद्र हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दर्पण वाला में बताया था आप लोगों को, ठीक है। ध्रुव से हम लोग नापते हैं तो इधर क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, यानी -1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इस तरह से हो जाता है। इधर क्या है, +1 +2 +3 +4 करके हो जाता है ना, ये हमारा दर्पण हो जाता है, ठीक है। तो सेम कंडीशन लेंस में भी अप्लाई होता है, ठीक है। लेंस को ये हो गया हमारा लेंस, ठीक है। तो इस साइड में अगर होगा तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा, इस साइड में होगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो वस्तु को जब भी रखते हैं तो इस साइड में रखते हैं ना, वस्तु को हम लोग जब भी रखते हैं तो किस तरफ रखते हैं, तो बाईं तरफ रखते हैं, तो बाईं वाला क्या हो जाएगा, कहता है निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो निगेटिव वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस में भी निगेटिव होगा, अवतल लेंस में भी निगेटिव होगा, ठीक है। अब इसमें प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि प्रतिबिंब इसका कहाँ बनता है, इस साइड में बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब उसके बाद फोकस दूरी क्या हो जाता है, तो फोकस दूरी भी इसका क्या हो जाता है, तो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि फोकस दूरी भी यहीं पे हो जाता है, जहाँ प्रतिबिंब बनेगा वहीं पर फोकस रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाता है, तो इसका माइनस हो जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पर आगे लिया बनता है, क्योंकि यहाँ से जब प्रकाश किरणें चलती है तो क्या एगो इधर आ जाती है, एगो इधर आ जाती है, एगो इधर आ जाती है, एक जगह नहीं मिलती है तो यहाँ पर क्या करते हैं, डॉट डॉट करके पीछे लाकर मिलाते हैं वहाँ पे, तो वहीं पे जहाँ मिलाते हैं फोकस पे आकर मिलाते हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, ठीक है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। चलिए तो फिर इसके आगे देख लेते हैं। हाँ, तो इसके आगे है आवर्धन, मैग्निफिकेशन, आवर्धन मैग्निफिकेशन, ठीक है। बोले कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई की अनुपात को आवर्धन कहते हैं, इसे m से सूचित किया जाता है।
फ्रेंड्स जैसे हम लोग को क्या बोलते हैं दर्पण में आवर्धन पढ़े थे, सेम वैसे ही इसमें भी है आवर्धन कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसे m से सूचित किया जाता है। जैसे आवर्धन m बराबर दिया है यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब ऊंचाई यानी कि h डैश अपॉन h। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ये बोला कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बीम दूरी u, बीम दूरी यानी कि वस्तु दूरी, ठीक है, बीम वस्तु और प्रतिबिंब दूरी v से भी संबंधित है। ठीक है, तो ये आवर्धन कितना हो जाता है, तो v में इसका मान कितना हो जाता है, तो v अपन u हो जाता है। ठीक है, आवर्धन निकालना होगा, अगर वस्तु दे दिया होगा प्रतिबिंब दे दिया होगा तो कैसे करेंगे, तो v अपन u कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे सेट नहीं है। ठीक है, लेंस की क्षमता है। लेंस की क्षमता बोले कि लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से निरूपित करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ देगा कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से निरूपित करते हैं। P बराबर होता है 1/f डायोप्टर। लेंस के क्षमता की ऐसा ही मात्रा क्या होता है, लेंस की क्षमता की ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो डायोप्टर। इसे D से सूचित करते हैं। D बराबर होता है 1 m इनवर्स, 1 मीटर इनवर्स। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे जो मीटर है ना, ये वाला जो मीटर दिख रहा है ना, सॉरी f यानी कि फोकस, तो फोकस को जब भी हम लोग नापेंगे तो क्या चीज़ में होना चाहिए, तो मीटर में होना चाहिए। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया होगा फोकस दूरी, उससे क्या करेंगे हम लोग, तो मीटर में चेंज करेंगे, उसके बाद ही उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब जाके इसका मान सही आएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक ना, तो इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा। और ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1, ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग अगली क्लास में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं, 40 को 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके लिए हम अलग से 1 या 2 वीडियो में उसको भी देख लेंगे। और जितने भी अच्छे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी को ही हम उठाए हैं। ठीक है, तो आप लोग जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए समय पे। और उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, और जितना चीज़ ये इस चैप्टर में जितना चीज़ पढ़ा है उसको नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद उसको समय पे रिवाइज करते रहिए। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स।